नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कहानी शुरू होती है मई 2019 से, जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर नई सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था नौकरियों के अवसर पैदा करना। चुनाव में रोजगार का सृजन करना सरकार के कुछ बड़े दावों में से एक था। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के दरमियान सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा जारी किया। इसमें बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यही डेटा सरकार के जारी करने से पहले लीक हो गया था। विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन इसका असर चुनाव नतीजों पर नहीं पड़ा। मोदी फिर से सरकार बनाने में सफल रहे। बेरोजगारी के साथ नई सरकार के सामने आर्थिक मंदी ने भी दस्तक दे दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1 सितंबर 2019 को मंदी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई है। हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी के गलत फैसलों और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी के नुकसान से उबर नहीं पाई है। टैक्स टेररिज्म का खौफ है, इन्वेस्टर्स में उदासी का माहौल है। ये अर्थव्यवस्था में सुधार के आधार नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों के चलते भारी संख्या में नौकरियां खत्म हो गई हैं। ये बड़ा ऐलान था। प्रधानमंत्री रहने के साथ ही मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। मंदी की सबसे तगड़ी मार ऑटो सेक्टर पर पड़ी थी। ऑटो इंडस्ट्री भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 22 से 25% की हिस्सेदारी रखती है। खबरें बताती हैं कि इस सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, लेकिन घटनाक्रम बहुत बड़ा और व्यापक था। बात विज्ञापनों तक चली गई थी। फिर आया मंदी का इश्तिहार। अगस्त 2019 में कताई उद्योग ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में विज्ञापन दिया। उत्तर भारत के कताई मिलों के एसोसिएशन नॉर्थन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ओर से दिए गए विज्ञापन में बताया गया कि ये वैसी ही मंदी है जैसी साल 2010-11 के समय देखी गई थी। इसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। अगस्त में ही पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के कैटेगरी हेड मयंक शाह ने कहा कि पार्ले जी बिस्कुट की बिक्री घट गई है। कंपनी प्रोडक्शन में कटौती कर सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की छटनी के आसार हैं। इसके लिए उन्होंने जीएसटी को दोषी ठहराया। ब्रिटानिया के एमडी वरुण बेरी ने कहा था कि लोग उनका 5 रुपए का बिस्कुट खरीदने के पहले सोच रहे हैं। चाय कंपनियों ने भी यही शिकायत उठाई थी। सभी ने कहा था कि सरकार ध्यान दे, वरना मंदी की चपेट में कई लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली है। हालांकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि देश में मंदी है। वित्त मंत्री बयान दे रही थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। वित्त मंत्री ने कहा था, कुछ स्टडीज हमें बताती हैं कि मिलेनियल्स का माइंडसेट ऐसा है कि वो गाड़ी खरीद कर इसकी ईएमआई देने के बजाय ओला, उबर या मेट्रो लेना पसंद करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। हम उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बहुत सारे मीम भी बने थे। रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया था कि 3 फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं, फिर मंदी कहां है। उन्होंने कहा था 2 अक्टूबर को 3 मूवी रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नहाटा हैं। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलिडे पर 3 मूवी ने रिकॉर्ड 120 करोड़ की कमाई की। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है, तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। हालांकि विवाद होने के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। इस पूरे बयान की आलोचना हुई थी। सरकार पर आरोप लगाए गए कि सरकार मंदी और लगातार आ रही शिकायतों को लेकर सीरियस नहीं है। सरकार के इन तर्कों के बीच मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें ये मानना होगा कि हम संकट में घिर गए हैं। देश में आर्थिक मंदी है। इससे उबरने के लिए उन्होंने कुछ उपाय भी सुझाए थे। कहा था कि जीएसटी को तर्क संगत बनाना होगा। कपड़ा, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियायती आवास जैसे प्रमुख नौकरी देने वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की बात की थी। लेकिन ये हालात कैसे बने? पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में बैंकिंग सेक्टर की हालत लगातार खराब रही। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दिसंबर 2019 तक करीब 9 लाख करोड़ रुपए रहा। एलआईसी के एनपीए बढ़ गए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का बुरा हाल रहा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई। पेट्रोलियम, खनन, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर व संचार जैसे सेक्टर्स में उद्योगों ने कर्ज लेना कम कर दिया। बैंकिंग फ्रॉड ने बैंकिंग व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। वित्त मंत्री ने संसद में बताया था कि वर्ष 2019 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक कुल 96,000 करोड़ रुपए बैंकिंग फ्रॉड की वजह से बर्बाद हुए। मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों में कुल 2,70,749 करोड़ रुपए बैंकिंग फ्रॉड में बर्बाद हुए। दिसंबर 2013 में $1 की कीमत 61.79 रुपए हुआ करती थी। दिसंबर 2019 में $1 का मूल्य 71.35 रुपए रहा। यानी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया और कमजोर हुआ है। वर्ष 2013 से लेकर 2019 के अंत तक कुल 15.46% की गिरावट भारतीय रुपए में डॉलर की तुलना में आई।
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की वजह से भी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा। इन दोनों महाशक्तियों के बीच हो रही कारोबारी जंग ने कई छोटे देशों को मुश्किल में डाल दिया है। इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। तर्क वितर्क के बीच साल बदला। 2020 की शुरुआत कोरोना संकट से हुई। हालांकि ये तब तक चीन तक सीमित था। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, लेकिन उससे पहले आए आर्थिक सर्वे में बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.5% के बीच रहेगा। बजट के दौरान सरकार ने राजकोषीय घाटे को लेकर इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया। सरकार ने बजट में अनुमान लगाया कि उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा, लेकिन इसके 2 महीने के अंदर ही कोरोना की वजह से 24 मार्च को लॉकडाउन लगाना पड़ा। सब कुछ बंद करना पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। काम धंधे बंद होने की वजह से लोगों को पैदल घर लौटना पड़ा। कई महीने तक फैक्ट्रियां बंद रहीं। अब जब सब कुछ बंद रहा तो सरकारी कमाई भी घट गई, खासकर जीएसटी से होने वाली इनकम। जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो उससे कोसों दूर रही। कोरोना और लॉकडाउन के बाद तो जीएसटी कलेक्शन एकदम से घट गया। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 32,294 करोड़ रहा, मई में सिर्फ 62,009 करोड़ और जून में जीएसटी कलेक्शन 90,917 करोड़ रहा। नौबत आ गई, केंद्र सरकार को राज्यों के हिस्से के जीएसटी भुगतान के लिए कर्ज लेना पड़ा। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार पैकेज लेकर आई। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहा गया। पहले पैकेज को 20.97 लाख करोड़ रुपए का बताया गया। इस पैकेज के जरिए लघु और मध्यम उद्योगों पर ध्यान दिया गया। सरकार ने किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों को फायदा देने की बात कही। सरकार ने मुफ्त अनाज, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे कारोबारियों को कर्ज पर पैसा खर्च करने की बात कही। 12 अक्टूबर 2020 को सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के तहत 73,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 स्कीमें लॉन्च की गई। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम 28,000 करोड़ की और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम 8,000 करोड़ की। इसके अलावा इस पैकेज में राज्यों को कर्ज देने के लिए 12,000 करोड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ की बात की गई। 12 नवंबर 2020 को सरकार की ओर से तीसरा पैकेज जारी किया गया, जो कि 2.65 लाख करोड़ का था। इसमें पीएम आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण रोजगार के लिए 10,000 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 900 करोड़, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1,45,980 करोड़ की व्यवस्था की गई। इस पैकेज में आप पर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था भी की गई। अलग अलग सेक्टरों के लिए की गई इस घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार 18 लाख घर भी बनाएगी और घर खरीदने पर आयकर में छूट भी देगी। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी का कहना है, 2019 से 2020 के बजट की तुलना बिल्कुल गलत है। 2019 का बजट एक नॉर्मल बजट था, लेकिन वहां तक मंदी आ चुकी थी। अब ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन में पिछले साल से तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार नंबर बहुत अलग होंगे। जब जीडीपी ही सिकुड़ गई, जो बेसिक पैमाना है, जब पैमाना ही टूट गया तो उसके बाद आप नापेंगे क्या। अंशुमान तिवारी ने आगे कहा, जब तक इस साल का बजट हमारे सामने नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन 3-4 बातों को देख सकते हैं। सरकार का रेवेन्यू पूरी तरह से टूट गया। करीब 5.5 लाख करोड़ का लॉस रेवेन्यू के साइड से है। 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टूट गया, सरकार नहीं कर पाई। फिजिकल डेफिसिट डबल होने की स्थिति में है। पिछले साल ये 3.5-4% था, इस साल ये 7% के आसपास हो जाएगा। यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था के लिए, जो लड़खड़ा गई। इसके अलावा साल भर में जो प्रोजेक्ट रन करने थे वो भी रुक गए। लॉकडाउन हुआ तो वो प्रोजेक्ट नहीं चले तो वो जो रेवेन्यू आना था, जो सर्विसेज लोगों को मिलनी थी, वो भी रुक गई। अंशुमान तिवारी का कहना है कि जो सेक्टोरल चैलेंजेस थे, मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर के लिए कुछ होना था, लेकिन 3-4 महीने फैक्ट्रियां ही नहीं खुली तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि 2019 के मार्च में सरकार ने कितना रेवेन्यू एस्टिमेट किया था, अब कितना रेवेन्यू रहने वाला है। बड़े नंबर तो ये बता रहे हैं कि चारों तरफ लॉस है, तो अब चारों तरफ लॉस हुआ है तो सरकार को भी उतना ही लॉस हुआ है। पिछले साल सरकार राज्यों को टैक्स में हिस्सा नहीं दे पाई। बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार को कर्ज लेना पड़ा। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी डेविड। आपका इस जानकारी के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।